जरा सोचिए एक ऐसे लीडर के बारे में जिसके दुश्मन हर तरफ हों, सिर्फ बाहर नहीं बल्कि उसके अपने घर के अंदर, उसके अपने खानदान में। आज हम सलाहुद्दीन अय्यूबी की इन्हीं नाकाबिले यकीन आजमाइशों की कहानी बयान करेंगे। तो कहानी शुरू होती है 1175 में, लेकिन ये किसी मैदान जंग से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक धोखे से, एक ऐसी गद्दारी से जो सलाहुद्दीन के अपने खानदान के अंदर से हुई। और जब सलाहुद्दीन को उस गद्दारी का पता चला तो उन्होंने ये अल्फाज अपने ही कज़न सैफुद्दीन को कहे। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक बहुत सख्त वार्निंग थी। हुआ ये कि जब सलाहुद्दीन ने सैफुद्दीन को जंग में शिकस्त दी तो उसके कैंप से जो कुछ मिला ना, वो सिर्फ फौजी साजो सामान नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हैरानकुन था। आप अंदाजा करें, एक फौजी कैंप की जगह वहां ऐशो इशरत का पूरा दरबार लगा हुआ था, जहां रंग बिरंगे परिंदे थे, खूबसूरत नाचने वालियां थीं। मतलब सलाहुद्दीन के अपने उसूलों के बिल्कुल उल्ट मंजर था। तो खानदान की गद्दारी तो एक मसला था, लेकिन एक और दुश्मन जो इससे कहीं ज्यादा छुपा हुआ और खतरनाक था, वो पहले से ही सायों में अपनी चाल चल रहा था। इन्हें फिदाई या हशाशीन कहा जाता था। यूरोपीय इन्हें असैसिन्स के नाम से जानते थे। इनका काम था सियासी कत्ल करना, और वो भी ऐसे तरीकों से कि लोग देखकर दंग रह जाएं। भेस बदलना, जहरीली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल, ये इनके हथकंडे थे। सलाहुद्दीन पर पहले भी 2 कातिलाना हमले हो चुके थे जिनसे वो बच गए, लेकिन ये तीसरी कोशिश ये सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली थी। इस बार हमला उनके अपने खेमे के अंदर हुआ जब वो आराम कर रहे थे। सोचें कि दुश्मन कितना करीब आ चुका था। और सबसे हैरान करने वाली बल्कि खौफनाक हकीकत क्या थी कि कातिल कोई और नहीं बल्कि उनके अपने मुहाफिज थे। जिन लोगों ने उनकी हिफाजत की कसम खाई थी, उन्हीं के हाथों में खंजर थे। ये गद्दारी की इंतहा थी। तो इन जानलेवा हमलों से बचने के बाद सलाहुद्दीन का अगला इम्तिहान मिस्र में था। उन्हें वहां का नया कमांडर बनाकर भेजा गया, लेकिन वहां उन्हें तलवारों से नहीं बल्कि साजिशों से लड़ना था। देखें, सलीबी फौजों का खतरा तो सामने का था, एक खुला दुश्मन, लेकिन असल खतरा और शायद उससे भी बड़ा मिस्र की अपनी लीडरशिप के अंदर था, जो करप्शन दीमक की तरह सिस्टम को खा रही थी। 50,000 ये तादाद थी मिस्र में मौजूद सूडानी मुहाफिजों की। लेकिन ये कोई आम फौज नहीं थी। ये एक प्राइवेट आर्मी थी जो रियासत की नहीं बल्कि सिर्फ एक आदमी की वफादार थी, उनका कमांडर नाजी। जब सलाहुद्दीन वहां पहुंचे तो पुराने और तजुर्बाकार कमांडर्स आपस में क्या सरगोशियां कर रहे थे। ये तो एक बच्चा है, हम इसे आसानी से काबू कर लेंगे। वो उन्हें एक नातजुर्बाकार शख्स समझ रहे थे जिसे कंट्रोल करना मुश्किल नहीं होगा। और इन सब में सबसे आगे था नाजी, एक बहुत ही चालाक कमांडर। उसने आते ही सलाहुद्दीन को फंसाने के लिए साजिशों का जाल बुनना शुरू कर दिया। नाजी सिर्फ एक सिपाही नहीं था, वो साजिशों का माहिर था। उसकी ताकत क्या थी? एक 50,000 की वफादार फौज, खूबसूरत खातून जासूसों का एक पूरा नेटवर्क, ब्लैकमेलिंग की ताकत और सियासत में गहरा असर रसूख। वो अपनी पावर के लिए कुछ भी कर सकता था। तो नाजी ने सलाहुद्दीन को परखने के लिए पहला दांव क्या खेला। उसने उनके इस्तकबाल में फूलों की राह बिछवा दी जिस पर लड़कियां रक्स कर रही थीं। वो देखना चाहता था कि क्या सलाहुद्दीन भी ऐशो इशरत के इस जाल में फंस जाएगा, जैसा कि उससे पहले बहुत से लोग फंस चुके थे। लेकिन सलाहुद्दीन ने आगे एक कदम भी नहीं बढ़ाया। उन्होंने फौरन इस पुरतकल्लफ इस्तकबाल को रद्द कर दिया और साफ साफ कहा, मेरी मंजिल फलस्तीन है, क्या मैं फूलों पर चलकर मिस्र को भी गंवा दूं? इस जवाब ने नाजी को हिलाकर रख दिया। अपनी पहली कोशिश में नाकाम होने के बाद नाजी ने अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया। एक ऐसी औरत जिसके बारे में मशहूर था कि वो पत्थर को भी पानी कर सकती है। तो एक तरफ साजिशों और करप्शन का यह पूरा माहौल था, लेकिन सलाहुद्दीन ने उसका जवाब घबराकर या शक करके नहीं दिया, बल्कि उन्होंने बहुत सोच समझकर स्ट्रेटेजिक कदम उठाना शुरू किए। वो ये बात बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे कि बाहर के दुश्मनों से लड़ने से पहले उन्हें अपने घर के अंदर की सफाई करनी होगी, अंदर के गद्दारों और इस निज़ाम की गंदगी को साफ करना होगा। तो इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? सबसे पहले उन्होंने नाजी की फौजी ताकत को तोड़ने के लिए मुकामी मिस्रियों की एक नई फौज बनाना शुरू की। दूसरा, उन्होंने अपने माहिर जासूस अली बिन सुफियान को काम पर लगाया ताकि वो नाजी के जाल के मुकाबले में अपना नेटवर्क खड़ा कर सकें। और सबसे अहम, उन्होंने खुद एक मिसाल कायम की, हर किस्म की ऐशो इशरत और करप्शन को ठुकराकर। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एक पूरी सल्तनत सायों और झूठ की बुनियाद पर चल रही हो,
तो क्या एक इंसान की सच्चाई और उसूल पसंदी ही उसका सबसे तेज हथियार बन सकती है? क्या किरदार की मजबूती वाकई इतनी बड़ी करप्शन पर गालिब आ सकती है?